चैप्टर है वसंत से, पाठ 17, बाज और सांप। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी अच्छे गुणों को सीख देगी कि आपके अंदर जो गुण मौजूद है ना, हम उनका कैसे उपयोग करते हैं। कैसे भी सिचुएशन आते हैं तो क्या हम बाज और सांप की तरह है, ये हम देखेंगे। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है, या इन दोनों में दोस्ती है या एक दूसरे के दुश्मन है, या इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये सब अच्छी कहानी है। वैसे बाज तो आप जानते ही हो क्या होता है। बाज बाज क्या है? चील पक्षी। चील चील ईगल, हाँ। ईगल है। एक पक्षी है। और ये सांप क्या होता है? स्नेक। हाँ। स्नेक। अब दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं या फ्रेंड होते हैं, बताओ। दुश्मन। हाँ। अब ये ऐसी कहानी है जो क्या ये दोस्ती में बदलेगी, या एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, या एक दूसरे के फेवर में होंगे, देखते हैं। यहाँ एक जो सीन स्टार्टिंग में चैप्टर में बता रहा है वो समुद्र का किनारा है। वहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं। जैसे जैसे मैं रीड कराऊंगी ना, आपको एक सीन स्क्रीन मतलब दिखाई देगी। स्क्रीन मीन्स काल्पनिक चित्र नजर आएगा। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही डीपली समझना है इसको, ताकि आपको इजीली चैप्टर समझ में आ सके। ठीक है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। सांप कहाँ रहता था? समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में। अंधेरी अगर ये गुफा। प्रश्न बने, हाँ, प्रश्न बने तो आप ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है। अरे बाबा रे। ठीक है। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती और झिलमिलाती दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। क्या चीज? जो समुद्र की जो लहरें उठती थी ना किनारे किनारे, और यहाँ पर पर्वत थे, तो पर्वत से क्या होती थी, वो लहरें आती थी और टकराती थी। और उस समय जो हवा चलती थी, उस हवा से वो लहरें मतलब तेजी गति से, तीव्रता से जाती थी, और यहाँ से पत्थरों से और पहाड़ों से जोर से टकराती थी। और सूर्य की जो किरणें आती थी, उस समय जो रोशनी आती थी इसके ऊपर, वो कैसी होती थी? वो इतनी तीव्र होती थी कि जो ये लहरें हैं वो भी चमक जाती थी। यानी कि वो भी उसको भी चमकीला बना देती थी। यानी इसकी जो किरणें आती थी तो लहरें के ऊपर शाइनिंग जैसे एकदम चमकदार बनाती थी, और एकदम झिलमिलाती हुई दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। किसकी बात हो रही है? नदी की। सूर्य। लहर की। लहरों की, हाँ। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अब उस अंधेरी घाटियां यानी कि जो पहाड़ है, आपने ऐसे फिल्म देखी होगी कार्टून वाली भी, वो शेर और उसकी देखी होगी सिम्बा की। तो उसमें ना जो बर्फीली इलाके होते हैं, या फिर कह सकते हो नदियां समुद्र वाला इलाका होता है, तो उसके किनारे किनारे जो पहाड़ होते हैं, उसके बीच में ना जाने का थोड़ा थोड़ा रास्ता होता है ना। तो वो अंधेरी घाटियां होती है। क्या होती है? अंधेरी अंधेरी घाटियां होती है। घाटियां। अंधेरी हम्म। घाटियां। तो उसमें एक नदी भी बहती थी। तो उस पहाड़ों की बीच की जो घाटियां होती थी उनमें से क्या आती थी? नदी। नदी निकलती नदी। थी। अब नदी की बात यहाँ पर हो गई। अब फिर आगे कहते हैं कि अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। क्या कहा उसने? कि ये जो नदी वो क्या करती, वो रास्ते में जितने भी पत्थर आते, पहाड़ आते, उन बड़े बड़े अगर पत्थर होते तो उधर से बहती हुई उसको तोड़ देती थी। और शोर, इतना शोर करती थी, शोर मचाती हुई आगे बढ़ती रहती थी। और आगे बढ़कर कहाँ मिल जाती थी? नदी में। समुद्र में मिल जाती थी। समुद्र में। हाँ। तो अब यहाँ इस पैराग्राफ से क्या समझ आया कि जो वो नदियां हैं पहाड़ों से आती, टकराती पत्थरों से, उनके भी टुकड़े करती, और आगे बढ़ते हुए शोर मचाते हुए समुद्र में मिल जाती। आ रहा है समझ में? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता, अब वो जगह बता रहे जहां पर समुद्र और नदी का मिलाप हो रहा है, यानी दोनों एक हो रही है, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अगर ये फिलिप्स में आए तो भी आप लिख सकते हो कि वहां की जो लहरें कैसे दिख रही है? दूध के झाग सी सफेद, जैसे दूध एकदम झागदार होते हैं ना, वाइट, एकदम वाइट दूध जैसा। तो वो लहरें जो थी, वहां की लहरें वैसी दिखाई दे रही थी। कैसी कैसी दिखाई दे रही है? दूध सी सफेद सी झाग सी। हाँ, दूध के झाग सी सफेद। फिर आगे लिखा है, अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से भरी आवाज। कौन देखता है ये सब? बताओ। सांप। कहाँ बैठा हुआ है? गुफा में। अंधेरी गुफा में।
पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक गुफा है, ठीक है। इस गुफा में कौन बैठा है? सांप बैठा है। अब ये सांप उस लहरों के आने जाने का, नदी का समुद्र में मिलने का दृश्य, फिर आवाज उठने का, शोर मचाने का, यानी कि प्रकृति में जो का नजारा कौन देख रहा है? सांप देख रहा है, ठीक है। यस मैम। अब आगे क्या हो रहा है? कौन रीड करेगा? एक एक लाइन रीड करना, फिर रुक जाना। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। हाँ, कौन खुश हो रहा है? सांप 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 सांप। किस बात की खुशी हो रही है उसको? कि वो सुरक्षित है। हाँ, वो इस प्राकृतिक शोर शराबे से, चाहे तूफान आए, चाहे पानी का बहाव आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी गुफा में एकदम खुश है और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। अब वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है और ये सोच रहा है कि मैं तो एकदम सबसे अलग हूँ, अकेला हूँ, और मैं अपनी गुफा का स्वामी हूँ, मालिक हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ। हाँ, न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छोना छपटी से वह दूर है। हाँ, सांप के लिए यहाँ सबसे बड़ा सुख था। हाँ। अब ये प्रश्न अगर ये बने कि सांप का सबसे बड़ा सुख क्या था, कि वह अपनी गुफा में अपने आप को सुरक्षित मानता था, किसी से न तो उसका लेना देना था। वो दुनिया की इस भागदौड़ जिंदगी में, हर लोग जहाँ इतना व्यस्त रहते हैं अपनी जिंदगी में कमाने के लिए या एक दूसरे की खुशी को प्राप्त करने के लिए, रात दिन मेहनत करते हैं, चीना चपटी करते हैं, दूसरों को भले ही परेशान करेंगे लेकिन अपने स्वार्थ को पूरा करेंगे, छीनने की नौबत आए तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो इन सभी परेशानियों से एकदम दूर है, एकांत में, जहाँ कोई उसको रोक टोक नहीं सकता, एकदम सेफ महसूस कर रहा है, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख है। हाँ, एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बादशाह की गुफा सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी क्या हुआ एक छाती दिन? एक बाज उसकी खून से लथपथ उसकी गुफा में आ गिरा। कौन से लखपत कौन था? बाज बाज बाघ। हाँ, तो वो एकदम उड़ता हुआ आकाश में, ऑलरेडी खून उसके शरीर से बह रहा था, और वो उसकी गुफा में, सांप की गुफा में आ गिरता है। हाँ, उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाफ रहा था। अब जमीन यहाँ पर कह सकते हो कि ना, सांप सांप को तो शिकार मिल गया है कि नहीं। अब वो चाहे तो उसको मार सकता है, और वो भी अधमरा है, तो उसके लिए और इससे बेहतर क्या मौका होगा, है ना। अब बाज उसके मतलब, कहने जो बाज आया है, वो वो ऑलरेडी जोखिम है, मतलब उसको घाव लगे हुए हैं, छाती पर बहुत सारे जख्म लगे हुए हैं, और उसके पंख से भी खून सन रहा है, टपक रहा है, तो वो आधा तो अधमरा है ही है। तो सांप के लिए और आसान हो गया उसको मारना या उसको खा जाना। तो अब क्या सांप उसको खा जाएगा या उसकी मदद करेगा? देखते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो अगर हम इसको अपने ऊपर लें कि हम अगर लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आए कि हमारा दुश्मन या हम जिनको बुरा समझते हैं वो परेशानी में है, तो हम क्या करेंगे? उसका नाजायज फायदा उठाएंगे, या फिर हम अपने हिसाब से, अपने अच्छेपन के हिसाब से, व्यवहार से उसके साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे, जब तक वो ठीक ना हो जाए, बराबरी का ना हो जाए, हम उससे मुकाबला नहीं करेंगे। देखते पहले हैं। हम उसे ठीक करेंगे, उसे एकदम तैयार करेंगे, उसके फिर बाद उसे धोएंगे। अच्छा, ये तो फिर अंदर का है, वो दिल नहीं है आपका, मतलब आप तो बस मौका ढूंढ रहे थे। देखो जमीन क्या पर होता है। गिरते हाँ, जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने से सिकुड़ गया। क्या कहा इसमें, कि वो जब वहां पर गिरा था, इस कंडीशन में था, जो कंडीशन यहाँ आप भी बताई है, तो वो जोर जोर से हाफ रहा था, और जमीन पे गिरते ही जोर से उसने दर्द, जैसे दर्द में हम चिल्लाते हैं ना आ ऊ करके, तो वैसे वो बाज दर्द भरी चीख मार रहा था, उसको सहन नहीं हो रहा था दर्द, और वो पंख से फड़फड़ा रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो उड़ जाए, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था, असमर्थ था, और इस प्रकार से वो धरती पर लौटने लगा, मतलब इधर उधर गुड़कने लगा, लौटने लगा, कि कैसे भी वो अपने इस दर्द से छुटकारा पा जाए। और इस डर से सांप अपने कोने में, वहां पर सांप थोड़ा डर गया था कि हो क्या गया है, क्योंकि ये कंडीशन एकदम अचानक से हुई है। तो अचानक से कोई कंडीशन होती है तो अब हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना होता है, तो इसीलिए वो डर के मारे अपनी उस गुफा में कोने में सिकुड़ गया था। हाँ, डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। क्या मतलब, उसकी समझ आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, कि वो दूसरे एक क्षण तो वो डरा, फिर दूसरे क्षण उसको एहसास हुआ कि मैं डर क्यों रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी घायल है, तो मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद परेशान है, तो ये मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा, तो मेरा इससे डरना बेकार है। फिर ये सोचकर उसने अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत बांधी और रेंगता हुआ उस पक्षी के पास, यानी कि उस बाज के पास चला जाता है। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी
आह भरी ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब एक तक मिनट, शरीर में क्या था इसमें? देखो यहाँ ऊपर जब वो इस प्रकार से उस बाज के पास जाता है तो उसको उस तरह से देख रहा होता है जैसे वो मन में खुश हो रहा है और उससे बात कर रहा है, मतलब उसकी इस कंडीशन को देखकर उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये ना घायल है, परेशान है। तो वो उससे कहता है सांप कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, मतलब कि अब तुम्हारी आखिरी सांसें हैं, अब तुम मरने वाले, कुछ क्षण ही जियोगे। फिर बाज जो है वो लंबी सांस भरता है कि ऐसे कैसे ये दुश्मन मुझे बोल सकता है, मैं तो एकदम मर रहा हूँ और ये मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। फिर वो फिर भी अपने जोश भरी आवाज से फिर कहता है ऐसी परेशानी में भी कि ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, वो अपनी बात कहता है। और फिर कहता है कि मुझे अब शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अपने जीवन को खूब जी भर के जिया है, कोई ऐसा एहसास मन में नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं किया वो नहीं किया। कहने का मतलब वो बाज कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में जी भर के हर चीज को महसूस किया, हर सुख को प्राप्त किया है, तो कुछ ऐसा बचा नहीं है कि जो मैंने नहीं किया। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी न उठा पाओगे। सांप अब ये क्या कह रहा है अपने अनुभव से कि मैंने अपनी जिंदगी में खूब बड़ी बड़ी असीम ऊंचाइयों को, आकाश की जो ऊंची ऊंची ऊंचाई है उसको छुआ है। और ये जो पक्षी बाज, ये इसी बात में माना जाता है कि ये सबसे ऊंचाई की ओर उड़ान भरता है। इतना कोई भी नहीं पक्षी भर सकता जितनी ऊंचाई में ये बाज उड़ता है। और दूसरी बात इसकी कि उस आकाश में उड़ने का जो आनंद है वो जी भर के उसने उठाया है। उसको बहुत अच्छा लगा कि वो फ्री होकर अपने पंखों से पूरे आकाश को नाप रहा है, यानी जहां चाहे वो उड़ सकता है स्वतंत्र होकर। तो वो अपनी सारी उड़ने की फीलिंग को शेयर करता है और ये कहता है कि तुम्हारा दुर्भाग्य है, मतलब तुम अनलकी हो कि तुम्हारे पास पंख नहीं है और तुम सांप हो, पक्षी नहीं हो। तो तुमने तो कभी आकाश को उड़ता हुआ देखा ही नहीं है कि उड़ते हुए आकाश, मतलब आकाश में उड़ना कैसा होता है। कि तेरा तो बहुत दुर्भाग्य ही ऐसा है कि तूने कभी उड़ने का आनंद लिया ही नहीं है और ना तुम कभी ले पाओगे अपनी जिंदगी में। तुम्हें इस जिंदगी से कुछ अच्छी चीजें नहीं मिली है क्योंकि तुम सांप हो और मैं पक्षी हूँ। सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप ऐसा सोच रहा है कि उसकी जो गुफा है ना वहां पर आराम है और सुरक्षित जगह है, बस वो इतने में खुश है। उसको बिल्कुल नहीं पता है कि आकाश में उड़ने का आनंद क्या होता है। इसलिए वो जब बाज ने उसको उड़ने की बात कही और ये कहा कि तुम्हारा दुर्भाग्य है, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे जीवन के प्रति ऐसे कैसे कह सकता है। तो वो उसी की बात पर कह रहा है कि आकाश में उड़ना वाला, आकाश को लेकर क्या करूंगा, आखिर उसमें रखा क्या है। और वो कहता है कि आकाश में मैं रेंग तो सकता हूँ नहीं, मतलब जमीन पर जब वो रेंग कर चलता है तो वो ये महसूस कर रहा है कि रेंगने का आनंद अलग होता है, लेकिन आकाश में रेंगा नहीं जा सकता। बस वो सिर्फ अपने जीवन की तुलना बाज के जीवन से कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके जीवन को बुरा भला कहा जा रहा है। सांप मन ही मन बाज को मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसमें सबसे लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका आशय क्या है? आशय मतलब मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब बाज और सांप दोनों अपने अपने जीवन से तुलना कर रहे थे कि एक उड़ने का आनंद ले सकता है तो दूसरा कह रहा है कि रेंगने का आनंद है, तो वो एक दूसरे के जीवन से तुलना कर रहे हैं कि तेरे जीवन से बेहतर है मेरा जीवन, इस प्रकार से ना। तो ये दोनों बातें ही सोचकर गहरा अर्थ समझा रहे हैं कि लाइफ में चाहे किसी का भी जीवन हो, आखिर तो उसको मरना ही होता है। कोई भी जीवन अपने लाइफ में जी ले, लेकिन एंडिंग में तो वो मर जाता है ना। एंडिंग में वो उसका लाइफ बना नहीं रहती, आखिर तो मरना ही पड़ता है क्योंकि ये शरीर जो है आप साथ लेकर नहीं जाओगे, ये मिट्टी का बना होता है। और जब जल जाता है तो वो राख की ढेरी में बन जाएगा, यानी मिट्टी में ही मिल जाएगा। बॉडी जो होती है वो 5 तत्वों से बनी होती है। तो कहने का मतलब चाहे किसी का भी जीवन हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, उसका शरीर मिट्टी से बना होता है और वो अपने जीवन को जी लेता है जैसा भी जीवन उसको मिलता है। तो अपने जीवन में संतुष्टि से, खुशी से हर तरह का जीवन जी लेना चाहिए, किसी और से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे मेन पॉइंट सीख के तौर पे क्या मिल रही है कि हमें अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम मनुष्य है तो मनुष्य से कंपेयर करें या दूसरे प्राणी से करें, जीव जंतुओं से करें, ऐसा नहीं कह रही। मनुष्य मनुष्य से भी कंपेयर करता है, अपने ही जैसे इंसानों से तुलना करता है और उसकी होड़ में अपने जीवन को तुच्छ मानता है या अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में आज का वर्तमान खो देता है। तो हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसा मिल रहा है, जैसा जीवन हमें प्राप्त हुआ है, जैसा शरीर हमें प्राप्त हुआ है, उसी में खुश रहना सीखो और उस जीवन के हर सुख को
भोगो और उसी में आनंद मनाओ। दूसरों के जीवन से तुलना नहीं करना, अपने जीवन को अपने जीवन के ढंग से जियो, क्योंकि आपका जो शरीर मिला है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और ये तय है, ऐसा नहीं है कि जो घमंड करते हैं, जो अपने शरीर को लेकर इतना इतराते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मरने के बाद भी उसका शरीर साथ देगा, नहीं, मरने के बाद वो यहीं छूट जाएगा। हाँ। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। अब ये गुफा की बाज के कंडीशन मुंह से देखो, एक मिनट, ये गुफा है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सांप बाहर है, ठीक है, ये सांप है और ये पक्षी है जो उड़कर आया है। अब पहाड़ी का इलाका है, ये पहाड़ पर ही है। अब यहाँ पर ना, जब ये दोनों बात कर रहे थे जीवन को लेकर, तब उसने ये सोचा कि ये अपने जीवन पे इतना बोल रहा है तो कहाँ रहता है, कंडीशन तो देखे। तो जो दीवारें थी उस गुफा की, वो सीलन से भरी हुई थी। सीलन मतलब जहाँ से पानी रिस जाता है ना, कच्ची दीवारें हो जाती है, दरार आ जाती है, उसके अंदर पानी भर जाता है, ऐसा लगता है कभी भी वो दीवार गिर जाएगी। तो वैसी कंडीशन उस गुफा की हो रही थी कि वो कभी भी गिर सकती है, या कभी भी वो वहां पर सीलन की वजह से, पानी रिस जाने की वजह से बदबू भी आ रही थी। क्योंकि जब जैसे हम अपने घर के स्टोर रूम में जाते हैं ना, या पुराना कोई घर हो तो उधर देखा होगा आपने, अंदर ही अंदर वाला जो रूम होता है उसमें पानी भरा हुआ दीवार में दिखाई देगा, सीलन जैसा। या आप पानी की टंकी है उसके आसपास देखना, पानी रिसा हुआ होता है दीवार के अंदर। तो वही कंडीशन जो कच्ची हो जाती है, जहाँ पानी होगा तो वो कच्ची जैसी होगी, और उस तरह उस समय वहां से दुर्गंध सी आती है। तो वो जो सिचुएशन बताई है वो किसकी हो रही है, गुफा की हो रही है। और वो सारी उस गुफा की कंडीशन को बाज देख रहा है कि ये ऐसी गंदी बदबूदार जगह पर रह रहा है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की अरुण चीख फूटी पड़ी। आहा, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी अरुण चीख सुनकर सांप कुछ सिपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसने अपने मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैर में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। एक मिनट, यहाँ देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जब वो सारी ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी गुफा को देख रहा था, तो बाज के मुख से एक जोर सी करुण चीख, करुण चीख का मतलब होता है, करुण का अर्थ होता है दयनीय स्थिति, दयावान, ठीक है। तो उसको दया आ गई थी और दर्द भी था, तो वो बाज उस करुण चीख में बोलने लगता है, आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। मतलब वो थोड़ी देर के लिए भी उस सांप की इस गुफा के अंदर इस कंडीशन को देखकर रुकना नहीं चाहता था। इसीलिए उस कंडीशन को देखकर उसके मन से आवाज उठी कि काश मैं भी लास्ट बार, यानी जीवन की अंतिम इस पल में एक बार और कोशिश करूं, और हो सकता है कि मैं लास्ट अपने जीवन में इस आकाश की ऊंचाई को फिर से उड़कर उसके आनंद को प्राप्त करूं। यानी कि वो उसने अपनी लाइफ में यही किया है, और आज भी जब अंतिम सांसें ले रहा है तब भी वो चाहता है कि अंतिम बार एक बार फिर से मैं उस आकाश की उड़ान को प्राप्त करूं। लेकिन बाज उसकी इस तरह से दयनीय स्थिति और उसकी इस ख्वाहिश को समझ जाता है, और वो सोचता है कि कैसे उसको मैं उसकी इच्छा को पूरी करूं। तो वो मन में उस आकाश की प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में, वियोग मतलब दुख है उसको, बिछड़ने का। किस चीज का बिछड़ना, कि अब वो बाज आकाश में उड़ नहीं पाएगा। तो ये इच्छा वियोग में चली गई कि होगी नहीं पूरी। तो वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटाने लगा, व्याकुल यानी पीड़ित हो रहा, बेचैन हो रहा था। बेचैन होकर वो परेशान हो रहा था कि मैं कब उस आकाश को ऊंचाई को उड़ान भरूं। फिर वो जब व्याकुल होकर छटपटा रहा था बाज, तो बाज से कहने लगा सांप कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, देखो बाज जो है उसके लिए स्वतंत्रता है, क्योंकि वो आकाश में जहां चाहे उड़ान भर सकता है, और अपने अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में भी वो यही इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं लास्ट बार एक बार फिर से उड़ जाऊं। और बाज इसमें जो सांप है ना, वो बाज को मोटिव कर रहा है। अब देखो, दुश्मन है फिर भी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है, उसको उसका जोश, उसका उत्साह बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, देखो कैसी बातें करके, कि तुम्हारी स्वतंत्रता अगर तुम्हें इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते। मतलब उड़ने की कोशिश करो, कि जो ये चट्टान आई है जहां वो बैठे हैं, उस चट्टान के किनारे जाओ और उड़ने की कोशिश करो, शायद तुम उड़ जाओ। तो कोशिश करने की बात वो कह के उसको मोटिव करता है। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो, अभी बैठे हो, घायल हो, तो लग रहा है उड़ नहीं सकता, लेकिन कोशिश करोगी तो शायद तुम्हारे पैरों में जान होगी और तुम आकाश की उड़ान भर लोगे। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है, ट्राई तो करो। अब ऐसा मोटिवेशन कौन दे रहा है, सांप। हाँ। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह उत्साह से अपने घायल शरीर को घिसटा हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा।
क्या हुआ देखो, सांप ने मोटिव किया और आखिर उसने जो उत्साह अंदर थोड़ी सी आशा जगी थी और सांप ने उसको मोटिवेशन बढ़ाया, उसे उत्सुक किया और दूना उत्साह मतलब कॉन्फिडेंस जो था उसका बढ़ गया। और जो घायल शरीर था उसकी उसने परवाह नहीं की, वो घसीटता हुआ उस किनारे आया, चट्टान के किनारे आया और पूरी बॉडी को खींचता हुआ लाया। तो भी देखो आप अपनी इसे सीखना कि अपने लाइफ में कैसी भी समस्या हो, कितने भी परेशान हो, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है या आपके फैमिली मेंबर या आपके जीवन में कभी ऐसी अड़चन आ जाती है, तो उससे परेशान नहीं होना कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, हिम्मत नहीं हारनी, लास्ट स्टेप तक अपनी कोशिश को करते रहना है। आ रही बात समझ में? दूसरी सीख यहाँ मिल रही है हमें, ठीक है? दोनों सीख को याद करना, मैं पूछूंगी पहली क्या थी और दूसरी क्या है। तो अब अपने लाइफ में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, अपने उत्साह को कभी गंवाना नहीं है। अब घायल बात से सीख रहे हैं हम कि उसकी बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, फिर भी उसकी अंदर आस थी, उड़ने की आकांक्षा थी कि मरते दम तक मैं आखिर बार उड़ूंगा तो सही, और मैं उड़ कर ही मरना चाहता हूँ। इस तरह से घायल शरीर को लेकर नहीं मरना चाहता। अंतिम जो जीवन के कुछ क्षण बचे हैं तो उसमें भी अपना आनंद ढूंढ रहा है, और वो अपने बॉडी को घसीटता हुआ वहां लेकर आया और फिर उस पूरे आकाश को एकदम निहार रहा था, अपनी खुली आंखों से, चमकती हुई आंखों से देख रहा था। आकाश जो था वही उसका प्रिय चीज थी सबसे, उसी को छूना चाहता था वो, क्योंकि वो एक पक्षी है और पक्षी के लिए इससे बेहतर खुशी या इससे बेहतर जीवन नहीं होगा। और वो ऐसी कंडीशन में भी अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए कैसे उतावला हो रहा है। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, यानी अपने पूरे दर्द को भूल गया वो। जब आपको कोई काम करना होता है तो उस समय जो अड़चने आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, उसको एक तरफ करना पड़ता है, किनारा करना पड़ता है। ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन उसको नजरअंदाज करना पड़ता है आगे बढ़कर। समझ पा रहे हो ना? ये पॉइंट आपके लाइफ में बहुत काम का है, ठीक है? यहाँ से कल पढ़ेंगे, नोट कर लो, ठीक है बेटा? थैंक यू, अच्छा लगा मुझे भी कि आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। हैव अ नाइस डे, Bye, गॉड ma'am. ब्लेस यू, बाय बाय, बाय। थैंक यू मैम। वेलकम, टेक केयर।